नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई। विधानसभा की समिति कक्ष में यह बैठक हुई। बैठक में 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी MSP पर होगी। वहीं सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि अब धान के बाद चावल की नीलामी की जाएगी और इस साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें केंद्र के FCI कोटे में 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दी गई है। वहीं राज्य के PDS में 24 लाख मीट्रिक टन चावल की खपत होगी और इस तरह 20.5 लाख मीट्रिक टन धान के निराकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि उम्मीद है कि केंद्र हमसे 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेगा। नहीं लेने की स्थिति में हमने 2 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है खुले बाजार में धान की नीलामी और दूसरा है कस्टम मिलिंग कर चावल की नीलामी। मंत्री चौबे ने बताया कि सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों और लघु वनोपज के प्रसंस्करण से जो खाद्य पदार्थों की शासकीय विभागों से खरीदी का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनों इकाइयों को बंद करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल के निर्णय का समर्थन किया है। जो हम धान की खरीदी किए हैं उसमें 71 लाख मीट्रिक टन धान इसमें चावल में इसका उपयोग हो जाएगा, लेकिन शेष जो 20.7 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसका निष्पादन कैसे किया जाए, ये आज के कैबिनेट का महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। धान के बेचने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये धान की या चावल की नीलामी की बात कर रहे हैं। ये उपयुक्त समय नहीं है धान की नीलामी का। तो कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ सिंह परियार। सौरभ, सबसे बड़ी बात तो ये कि MSP मूल्य पर रागी की, कोदो की, कुटकू की जो है वो खरीदी होगी। साथ ही साथ आयुर्वेदिक चीज़ों को भी सरकार खरीदेगी। लेकिन एक बड़ी बात यह कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी केंद्र सरकार को करने के लिए, उसके लिए बातचीत करने के लिए दिल्ली भी जाएंगे। लेकिन पहला सवाल यह कि जिस तरह से धान की भी नीलामी होगी और साथ ही साथ चावल की भी नीलामी होगी कस्टम मिलिंग के बाद। बिल्कुल, देखिए आज की कैबिनेट काफी अहम थी और 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है निर्णय लिए गए और सबसे खास अगर देखे जाए तो इसमें 2 बेहद महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की जो फ्लैगशिप और खासकर जो केंद्र और राज्य के बीच जो मुद्दा बना हुआ है तनातनी का, उसको लेकर था। सबसे पहले तो यही है कि जो कोदो, कुटकी और रागी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी होगी। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाता है कि इसका दाम नहीं होने के कारण आदिवासी जो है औने पौने दाम में बेचते हैं और जो बड़े व्यापारी है वो उसका जो है अलग ढंग से प्रोड्यूस करते हैं, फिर ज्यादा दाम में बेचा जाता है। लेकिन सबसे खास बात यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जब से धान खरीदी की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक भी जो है धान खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर अब देखने वाली बात होगी कि जैसे केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि FCI में छत्तीसगढ़ का कोटा जो है 60 लाख मीट्रिक टन किया जाए चावल का कोटा, लेकिन अब तक जो है केंद्र सरकार जो कोई संतुष्टि पर जवाब नहीं दे रही है। 2 बार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर चुके हैं। अगर अपन आंकड़ों पर देखें तो यहां पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है कि लगभग 20.5 लाख धान अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार के पास शेष बचे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि ये धान खराब ना हो, क्योंकि अगर संग्रहण केंद्रों में रखे जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इसीलिए सरकार जो है ये नुकसान ना हो उससे पहले कि ये 2 विकल्प जो है अपने पास रख दिए। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 2 मंत्री जो है सीधे तौर पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे और मांग करेंगे कि जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी की सैद्धांतिक सहमति दी थी, जिस पर अभी 24 लाख मीट्रिक टन की उठाव होने हैं, और ऐसे में अब केंद्र जो है ये कोटा बढ़ाए ताकि राज्य को भी एक राहत मिले। लेकिन ऐसा उम्मीद है और ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है जो इनकी मांग है उनकी मांग के अनुरूप फैसले नहीं
मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने 2 विकल्प रखे हैं और पहले हमने जैसे 2 दिन पहले ही देखा था कि सरकार ने बड़ा निर्णय लिया था कि धान जो है, जो खरीदे हुए धान है वो ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। इसके लिए एक समय भी जो है तय किया गया था और प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके बाद हमने देखा कि धान के बाद अब चावल आ गया है। सरकार चावल बेचेगी, कस्टम मिलिंग करके इसके चावल बेचेगी। चावल के क्या दाम होंगे उसके लिए खाद्य विभाग जो है रेट तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर देखना होगा कि किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव है वो जारी है और कहीं ना कहीं जब तक कांग्रेस की सरकार जो है राज्य में रहेगी, वहीं केंद्र में मोदी की सरकार रहेगी, धान के मुद्दे को लेकर जो दोनों के बीच टकराव जारी रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कल जब केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने साथ 2 मंत्री भी ले जा रहे हैं और किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि आखिर धान खरीदी हमने इतनी की है, इतना धान हमारे पास बाकी है। एक लास्ट और बता दूं मैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर भी केंद्र ने जो है आपत्ति की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बोनस है, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि जिस तरीके से तेलंगाना और उड़ीसा में इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान केंद्र सरकार दे रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार अपने किसानों को तो ये लाभ पहुंचाएगी जिसे केंद्र सरकार नहीं बांध रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल की बैठक के बाद क्या निर्णय होगा। जी वाकई सौरभ, जिस तरह से सरकार ये निर्णय तो ले रही है लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कुछ बड़े व्यापारियों को, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का ये एक रास्ता है, लेकिन इस पर भी सरकार का क्या जवाब होगा ये भी देखना होगा और कल भी जिस तरह से मुलाकात होगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने धान खरीदी और कस्टम मिलिंग का मुद्दा उठाकर खाद्य मंत्री और सरकार को घेरा है। अजय चंद्राकर के प्रश्न के जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 3,44,000 मीट्रिक टन धान रखा है, एफसीआई और नान में जमा हो रहा है। मंत्री ने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार चावल बांटा जाता है और जमा होता है। अजय चंद्राकर ने नॉर्म्स की कॉपी सदन के पटल पर रखने की मांग की और इस मुद्दे पर खाद्य मंत्री के जवाब को गलत बताते हुए बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। $28 लाख मीट्रिक टन पिछले साल का सेंट्रल पुल में एफसीआई में जमा करने के लिए 30 सितंबर 2020 की तारीख दी गई थी। ये सरकार पूरी तरह धान के मामले में गोलमोल कर रही है और हमने तो आज इस बात को कहा है स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कि धान की मिलिंग में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कमीशन का मामला तय नहीं हो रहा है। हम चाहते थे कि सदन में स्थगन के माध्यम से चर्चा हो ताकि उन्हें हर केंद्र के हिसाब से बता सकते कि कितने लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ में आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और उसे बचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। 2021 में हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, 92 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक। केंद्र सरकार के पुल में 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुमति मिला है जो जारी है। 28 लाख मीट्रिक टन, उसमें से 26 लाख मीट्रिक टन जमा हुआ। कोविड के कारण, वर्षा के कारण, तमाम सारे प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो है 1.5-2 लाख मीट्रिक टन कम जमा हुआ। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्षी विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और नारायण चंदेल ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सूपेबेड़ा में लोगों की मौत का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा और इस पर पीएचई मंत्री गुरु रुद्रकुमार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री, राज्यपाल, पीएचई मंत्री के जाने के बाद भी वहां काम की शुरुआत नहीं हो सकी। इस पर पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने कहा कि आपने 15 साल में इस काम को नहीं किया लेकिन हमने शुरुआत की है। कांग्रेस के मोहन भरकाम ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आपकी सरकार ने सूपेबेड़ा के मामले में कुछ भी नहीं किया, हमारी सरकार ने 12 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी है। बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि अब तक वहां कितने लोगों की मौत हुई है। इस पर पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने कहा कि पानी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है, किडनी की समस्या की वजह से वहां पर लोगों की मौत हुई है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 1 साल के भीतर जल आवर्धन योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। हमारी सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई सूपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना, जिसके अंतर्गत 9 गाँव को लिया गया है और वो पूरे 9 गाँव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे और योजना बन के तैयार है। बहुत जल्द वह काम शुरू हो जाएगा।
और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा है कि देश की जनता ने अच्छा काम करने के लिए भाजपा को चुना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बेचकर अब देश बेच दिया है। वहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से सभी चीजों के दाम आसमान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं की तकलीफ को नहीं समझती। खाना तो नहीं मिलेगा, महंगाई बहुत है। महीने में लगातार 6 बार गैस सिलेंडर का मूल्य में वृद्धि हुई है। इसी तरह 9 बार डीजल पेट्रोल के रेट में वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पर इस देश की जनता, इस देश की महिलाओं को बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। गृहस्थी महिलाओं की चरमरा के रह गई है और यही नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने इतना अधिक माइंडेड दिया है कि ये चाय बेचने वाला सीधा साधा व्यक्ति है, देश को अच्छा चलाएगा। लेकिन लोग ये भूल गए, ये चाय बेचने वाला चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेचने के लिए उतारू हो गए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि देश की जनता ने अच्छे काम के लिए चुना था भाजपा सरकार को। अजय साहू जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, लगातार केंद्र के खिलाफ आपकी विंग हल्ला बोल रही है, संगठन के अलग अलग ग्रुप जो है वो हल्ला बोल रहे हैं, केंद्र की महंगाई को लेकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज भी ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपको लग रहा है इस विरोध प्रदर्शन से कोई असर आएगा? देखिए, लगातार जिस तरीके से रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, लगातार जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की जेब में डाका है। याद होगा जब मोदी जी पीएम इन वेटिंग थे तो उन्होंने कहा था कि 30 रुपए लीटर में पेट्रोल मिला करेगा। नोटबंदी की तो कहा था आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा, नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस देश के जो लोग थे उनकी जानें समाप्त हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और जिस तरीके से इन्होंने देश को बेचने का काम किया है, सवाल ये है हमारी कांग्रेस की जो सरकार प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द यूज किए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं। निश्चित तौर पर चाय बेचते बेचते व्यापारी के हाथ में देश की कमान आ गई, तो उन्होंने एक तरह से एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। जिस तरीके से विनिवेश किया जा रहा है, नगरनार का प्लांट बेचने की दिशा में काम कर रहे हैं। कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हित में उन्होंने वादा किया था 60 लाख मीट्रिक टन हम। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप जी से बात करते हैं। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण बयान यहाँ सामने आया है। छाया वर्मा जी कहेंगे कि पीएम को इसलिए पीएम बनाया गया, इसलिए बीजेपी को जिताया गया कि वो अच्छा काम करे, लेकिन चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे। देखिए, ऐसा है, ये गुलाम मानसिकता के लोग हैं, ये एक परिवार की गुलामी करने में लगे हैं और इनके जो नेता हैं उनमें ही अगर कहीं संस्कार की कमी है तो इनसे कोई संस्कार की उम्मीद करना बेकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का आज मान बढ़ा हुआ है, आज भारत का गौरव बढ़ा है, विदेशी मुद्रा अपने चरम रिकॉर्ड पर ऊंचाई पर है। मोदी जी के नेतृत्व में सेना मजबूत हुई है, देश के वैज्ञानिक और किसान देश को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है कि मोदी जी जैसे एक साधारण व्यक्ति, एक गरीब परिवार के व्यक्ति देश का आज नेतृत्व कर रहा है। ये तो केवल एक परिवार की चाटुकारिता करने में लगे हैं। अजय जी, क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करने से क्या दूसरा व्यक्ति जो है इस देश का नेतृत्व करे, इनको रास नहीं आ रहा है, इसलिए ये बौखलाहट की बात कर रहे हैं। बड़े ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स बनाया, NIT IIT की स्थापना की, तो जिस परिवार ने ये किया आज आप उसी परिवार को कोस भी रहे हैं और उस परिवार के नेतृत्व में ये जो सरकारें आई है उनकी जो संपत्तियां थी उनको बेचने का भी काम कर रहे हैं। इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री किसी स्टेडियम का नाम अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में अपने नाम से करा ले। इससे पूरा उदाहरण मैं नहीं समझता इस देश की राजनीति में और इस देश की संसदीय परंपरा में कभी इस तरीके की चीजें देखने को मिली हुई है होगी। और अगर ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को गौरव लगती है, इनको बोलने का बीमारी है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इनको चुप कराइए।
देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना कि अपने रहते नाम स्टेडियम में करा लिया, अरे नाम स्टेडियम में वहां पर के क्रिकेट जो कमेटी है उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव किया, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री भारत रत्न के नाम की सिफारिश करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो अपने नाम का सिफारिश खुद ही कर लिए। ये किस मुंह से बात करते हैं? अपने जीवन काल में जो लोग भारत रत्न की उपाधि, महंगाई पर काबू पाना जरूरी है, सवाल यही है, वरना कांग्रेस को और ज्यादा मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। साथ ही सरकारी एजेंसियां अगर जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे शेयर करना होगा। उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी अपना कंटेंट अलग अलग कैटेगरी में बांटना होगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज की मनमानी पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स और सरकारी संस्था को जानकारी मांगने पर देना होगा। इसके लिए उन्हें कार्यप्रणाली विकसित करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखना होगा। सेक्सुअल कंटेंट की शिकायत मिलने पर 24 घंटे में हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया यूजर्स को शिकायत निपटारे का एक फोरम मिले। अदालत या सरकारी संस्था आपत्तिजनक ट्वीट या मैसेज करने वाले की जानकारी मांगती है तो देनी होगी। भारत की अखंडता, सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्ते, रेप और यौन शोषण जैसे मामलों पर जानकारी देने की शर्त लागू होगी। 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कर 15 दिन के भीतर निपटारा करना होगा। हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या एक्शन हुआ। यूजर को कंटेंट हटाने की वजह बतानी होगी और उसका पक्ष सुनना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाना होगा। एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है। इतने क्लियर गाइडलाइन जहां दायित्व उनका है, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो भी कानून में प्रावधान है आईटी एक्ट में बाकी है वो देखा जाएगा। सरकार ने साफ किया कि ओटीटी के लिए सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर उसी कद का कोई व्यक्ति लीड करेगा। किसी भी मामले में तुरंत एक्शन के लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो इस तरह के मामलों को देख सके। वहीं ओटीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए 3 फेज का मैकेनिज्म होगा। इन पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी देनी पड़ेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 5 कैटेगरी में अपने कंटेंट को क्लासिफाई करना होगा। फिल्मों की तरह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा। UA7+, UA13+, UA16+ और एक कैटेगरी होगी। UA13+ और इसके ऊपर की कैटेगरी के लिए पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी। ओटीटी पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में? तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रॉल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। भारत में व्हाट्सएप यूजर्स लगभग 50 करोड़ हैं, जबकि फेसबुक पर 41 करोड़ और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर हैं। ट्विटर के यूजर्स की संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल और इनके जरिए फेक न्यूज फैलाने की शिकायतें लगातार आ रही थी। इसीलिए सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, वे सभी नोटिफिकेशन जारी होते ही लागू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। कल कैट ने बंद बुलाया है, तो देश बंद का आह्वान किया है कैट ने। कैट के इस बंद को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी समर्थन है। जीएसटी की विसंगतियों के विरोध में कैट ने बंद बुलाया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया कि जिला और ब्लॉक इकाइयों को बंद समर्थन के लिए निर्देश है।
सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ। सौरभ, कैट के बंद को, भारत बंद को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का समर्थन मिला है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कुछ देर पहले ये निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने सभी जिला और ब्लॉक स्तर की जो इकाइयां हैं, जो संगठन है, उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो गेट का भारत बंद का जो प्रदर्शन है, कार्यक्रम है, उनको कांग्रेस जो है समर्थन दे रही है। और साफ तौर पर जो है कांग्रेस व्यापारियों के जो पिछले कई महीनों से जो खासकर जीएसटी जैसे और अन्य मुद्दों को लेकर उनको परेशानियां हो रही है, उसी को लेकर इन्होंने समर्थन दिया है। और मोहन मरकाम जो है कल भी संभवतः इस बंद के समर्थन में बाहर निकलेंगे, सड़क पर निकलकर जो है व्यापारियों का बंद का समर्थन करेंगे। और वहीं जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकलेंगे। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो कैट का भी समर्थन मिला है कल भारत बंद का, और कैट के इस बंद को मोहन मरकाम ने ये कहा कि हम जिला और संगठन इकाई की सभी लोगों से बातचीत करेंगे और बंद को समर्थन दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।